दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में। दोस्तों हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कोशिकाओं के प्रकार के बारे में, जिनमें हमने दो कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। पहला था प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा था यूकैरियोटिक कोशिका। हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण लिखे थे। दोस्तों आपको याद होगा, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण लिखा था वायरस और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण लिखा था जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो दोस्तों हम कोशिकाओं पढ़ने से पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों को विस्तार से साथ में पढ़ेंगे, उनका नामांकित चित्र के बारे में और उनके मध्य अंतर के बारे में। तो आइए दोस्तों आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की अपनी हेडिंग है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। दोस्तों पहले मैं आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका का डायग्राम बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इनके मध्य अंतर करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना रोके अच्छे से देखते रहिए ताकि आप डायग्राम को अच्छे से बना सकें। इधर बना रहा हूं जंतु कोशिका, उधर बनाऊंगा पादप कोशिका। ये लो दोस्तों जंतु कोशिका, इधर है पादप कोशिका। दोस्तों साथ साथ में अंतर भी बताते जा रहा हूं, लेकिन बाद में मैं लिखवाऊंगा भी। जंतु कोशिका, दोस्तों जंतु कोशिका होती है वो क्या है, जैसे गोल होती है, तो अपन को क्या करना है, पहले उसका बाहरी आवरण बनाना है। ये हो गया उसका बाहरी आवरण। अब बाहरी आवरण पर क्या होता है दोस्तों, सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिन्हें पक्षमाप और कक्षाभिका बोलते हैं। अब जो ये बाहरी आवरण है ये डबल लेयर्ड होता है, यानी दोहरी झिल्ली युक्त होता है दोस्तों। तो एक लेयर और बनानी है आपको इस प्रकार। ये पूरा लेना है दोस्तों, और इसके ऊपर भी इसी प्रकार ये पाए जाते हैं कक्षाभिकाएं और पक्षमाप, जिन्हें सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं दोस्तों। अब जो जंतु कोशिका होती है दोस्तों, उसका केंद्रक हमेशा सेंटर में होता है। तो अब हम क्या करते हैं, केंद्रक बनाते हैं दोस्तों। ये हो गया केंद्रक। अब इनमें आपको क्या करना है, ऐसे जगह छोड़नी है। ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है दोस्तों। ये इसका केंद्रक हो गया। अब इसके मध्य छोटी केंद्रिका भी पाई जाती है, ये इस प्रकार। और फिर इसमें क्या होता है दोस्तों, जीन गुणसूत्र वगैरह भी होते हैं इस प्रकार। ये इसका मेन पार्ट है दोस्तों। इसको इसलिए मैंने पहले बनाया है, क्यों, क्योंकि जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारा मेन पार्ट होता है, यानी मस्तिष्क हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार कोशिका के अंदर केंद्रक भी क्या करता है, उसके सभी अंगों को नियंत्रित करता है। इसलिए इसका सबसे मेन पार्ट यही है। और इसके अंदर दोस्तों केंद्र द्रव्य भरा होता है। यह है दोस्तों जो लाल लाल दिख रहा है, ये पूरा क्या है, इसके अंदर पूरा भरा हुआ होता है। यानी जितने भी ये जो इसके अंदर अंग होते हैं, ये क्या है, ऐसे ही है ना, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये एक द्रव्य के अंदर स्थित होते हैं, जिसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों अपना केंद्रक। फिर अपन दोस्तों बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक इधर बना रहा हूं दोस्तों, एक इधर बना रहा हूं, एक इधर बना रहा हूं और एक यहां पे। दोस्तों वैसे तो बहुत माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, आप चाहे जितने बना सकते हैं, लेकिन मैं 4 बना रहा हूं यहां पे। आप इनको इस प्रकार एक आकृति दे सकते हैं। ये हो गए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों हम जैसे कोशिकाओं पढ़ेंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका का शक्तिगृह। और शक्तिगृह क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कोशिका के लिए एटीपी का निर्माण करता है। और एटीपी का पूरा नाम दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसीलिए इसको कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। ये हो गया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर अपन दोस्तों गोल्जी काय बनाएंगे, ठीक है। तो गोल्जी काय की संरचना दोस्तों इस प्रकार की होती है।
ये गोलजिका बना दिया हमने। एक इधर भी बना देते हैं दोस्तों, ये हो गया गोलजिका। अब दोस्तों गोलजिका हो गया। अब हम इसमें आगे की संरचना बनाते हैं। आगे जो केंद्रक है दोस्तों, इसके चारों तरफ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एक जालिका पाई जाती है जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं, अंतःपर्दवी जालिका। दोस्तों ये अंतःपर्दवी जालिका बना दी मैंने इस प्रकार, किधर भी जुड़ी हुई हो सकती है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप यहीं उसको जोड़ो, कहीं भी जुड़ सकती है। ये हो गई अंतःपर्दवी जालिका। ये एक मतलब ये तो क्या है, केंद्र से जुड़ी हुई होती है और स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है, तो यहां पे भी बना देते हैं दोस्तों। ये हो गई अंतर्द्रवी जालिका दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये जो अंतःपर्दवी जालिका है, इनमें क्या होता है, अंतःपर्दवी जालिका भी दो प्रकार की होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो होता है दोस्तों चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, और एक होता है दोस्तों खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। अब जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है, उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, शब्द से पता चल रहा है चिकनी यानी स्मूथ होती है, उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, मतलब वो खुरदरी सतह की नहीं होती, स्मूथ सतह की होती है। और जो खुरदरी है ना अंतःपर्दवी जालिका होती है, उसकी सतह पर क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण उसकी सतह क्या होती है दोस्तों, खुरदरी होती है। तो अपन क्या करते हैं, इसको चिकनी बना देते हैं और इसको खुरदरी बना देते हैं। खुरदरी में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अपन राइबोसोम दिखा देते हैं डॉटेड, ये डॉट 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 राइबोसोम है। इसमें भी जैसे दोस्तों इसको खुरदरी बना देते हैं, ये राइबोसोम, यानी ये अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अब दोस्तों राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर तो पाए ही जाते हैं, लेकिन मुक्त रूप से भी पाए जाते हैं, यानी ये देखो राइबोसोम यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे और यहाँ भी होंगे, मतलब पूरी कोशिका के अंदर राइबोसोम उपस्थित होंगे। अब अपन दोस्तों क्या करते हैं, अपन ने राइबोसोम बना दिया। अब बात आती है कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि कोशिका विभाजन क्या होता है। दोस्तों कोशिका क्या करती है, टूटकर एक नई कोशिका का निर्माण करती है, जिसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन के लिए दोस्तों कोशिका के अंदर एक तारककाय पाया जाता है जो जिम्मेदार होता है। यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तारककाय की संरचना बनाएंगे दोस्तों। ये हमने बना दिया तारककाय। ये हमारी जो कोशिका है, जंतु कोशिका, ये बन चुकी है दोस्तों। अब ये क्या है, जितने भी अंग है दोस्तों, इसके अंदर स्वतंत्र रूप से इस प्रकार नहीं पाए जाते। अगर मान लो इस प्रकार पाए जाएंगे तो इनमें क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी, यानी एक दूसरे से भिड़ने लगेंगे तो आपस में ही लड़के मर जाएंगे और कोशिका मर जाएगी। इसलिए क्या होता है दोस्तों, ये आपस में भिड़े नहीं, इसलिए इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो अपन इसमें कोशिका द्रव्य भर देते हैं दोस्तों। ये इसके अंदर जो लाल कलर से दिखा रहा हूं, ये संपूर्ण कोशिका द्रव्य है दोस्तों। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो केंद्र द्रव्य है वो अलग होता है और जो कोशिका द्रव्य है वो अलग होता है। यानी जो कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। ये हम आगे बात करेंगे दोस्तों, तब जब अंतर लिखेंगे। अब हम इसका नामांकन करेंगे दोस्तों। ये तो हमने डायग्राम बना दिया, अब इसका नामांकन करते हैं। जैसे ये जो बाहरी झिल्ली है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली दोस्तों। यह है दोस्तों कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये जितनी भी बाहर आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी कोशिका झिल्ली है दोस्तों, ध्यान रखना। यानी ये जो अंदर भी है वो भी कोशिका झिल्ली, जो बाहर है वो भी कोशिका झिल्ली, ये पूरी की पूरी कोशिका झिल्ली हो गई। अब हम इसको नाम दे देते हैं। ये जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये जो संरचना है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये दोस्तों हो जाएंगे तारककाय। और जो ये जो द्रव्य दिख रहा है, यह है कोशिका द्रव्य, यानी जो लाल कलर से मैंने भरा है कोशिका के अंदर, वो है कोशिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों। और जो ये आपको संरचना दिख रही है, यह है गोल्जिकाय।
दोस्तों गोल्जी काय, दिख रहा है ना दोस्तों, गोल्जी काय। अब ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं आपको, ये डॉट 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 काले पेन से, ये है राइबोसोम। राइबोसोम, देखो दोस्तों, राइबोसोम से मुझे याद आया, इसमें एक चीज हमने छोड़ दी है, कोशिका की आत्मघाती थैली। यानी मान लो कि कोई अंग आपस में भिड़ गया गलती से और क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसको हटाने के लिए भी तो कोई चाहिए। अगर वो यहीं पड़ा रहेगा, सड़ेगा गलेगा तो पूरी कोशिका को खराब कर देगा। इसलिए कोशिका की सफाई करने के लिए इसके अंदर लाइसोसोम भी पाया जाता है दोस्तों। जैसे ये गोल गोल थैलियां होती है, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। यानी अगर मान लो कि लाइसोसोम फट गया तो पूरी की पूरी कोशिका क्या होती है, मर जाती है दोस्तों। इसलिए ये लाइसोसोम हो गए, ये राइबोसोम, और ये संरचना हो गई लाइसोसोम। अब दोस्तों ये तो संरचना हो गई, ये जो ऊपर है ये है कक्षाभिका और पक्षनाभ, ठीक है, जिन्हें सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं, सीलिया, और यह है दोस्तों फ्लैजिला, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश नाम अच्छे हैं, सीलिया और फ्लैजिला। पक्षनाभ और कक्षाभिका थोड़ा याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए सीलिया और फ्लैजिला याद रख लेना। ये है सीलिया और फ्लैजिला। अब हमारे कौन सा और रह गया दोस्तों, देखो गोल्जी काय, गोल्जी काय को हमने नाम दे दिया। अब हमारे रह गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है दोस्तों, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER, अंतःप्रदवी जालिका। यह है अंतःप्रदवी जालिका। दोस्तों अभी अंतर लिखाऊंगा तब आपको बता दूंगा कि अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है, और दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वैसे मैंने मौखिक रूप से आपको बता दिया है, नोट्स अच्छे से बना सकते हो। अब दोस्तों इसका एक मेन सेंटर पार्ट है ना, ये क्या है दोस्तों, केंद्रक, केंद्र में स्थित है तो केंद्रक। और दोस्तों जो केंद्र के अंदर हमने द्रव्य भरा था वो कौन सा द्रव्य होगा, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। दोस्तों ये हमारी जंतु कोशिका का नामांकित चित्र हो गया। आप आराम से इसको अच्छे से बना सकते हो। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइज करके वापस देखो और अच्छे से इसको बनाना सीखो, और एक एक जो अंग है उनके नाम अच्छे से लिखना सीखो। अब हम बनाएंगे दोस्तों पादप कोशिका। यह तो थी जंतु कोशिका। अब देखो दोस्तों जिस प्रकार जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या होता है, गोल होता है, उसी प्रकार पादप कोशिका का बाह्य आवरण क्या होगा, चौकोर दोस्तों। तो हमें क्या करना है, पहले चौकोर बनाना है, बना दिया। ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है दोस्तों, इसलिए अपन को क्या करना है, कोशिका भित्ति बनानी है। इसलिए एक लाइन इधर से शुरू करना है इसे यहां तक, फिर दूसरी यहां स्टार्ट करना है इसे यहां तक, तीसरी यहां से शुरू करना दोस्तों इस प्रकार यहां तक, चौथी लाइन यहां से दोस्तों इस प्रकार। ये इसका बाह्य आवरण हो गया। बाह्य आवरण में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि दोस्तों जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब देखो दोस्तों इसका केंद्र क्या था, सेंटर में था, इसका केंद्र क्या होगा, साइड में होगा। और साइड में दोस्तों क्यों होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो ये रिक्तिकाएं होती है दोस्तों, इसके अंदर मैंने रिक्तिकाएं नहीं बनाई है क्योंकि इसके अंदर रिक्तिकाएं उपस्थित नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में ऐसे छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, इसलिए मैंने इसमें बनाई ही नहीं है, ठीक है। रिक्तिकाएं होती है लेकिन छोटी या अल्प विकसित होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो रिक्तिकाएं होती है वो क्या होती है दोस्तों, बहुत ही बड़ी होती है, जिसके कारण वह क्या करती है, केंद्र को साइड में खिसका देती है। रिक्तिकाओं का क्या काम होता है दोस्तों, जैसे इसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो संग्रहित होकर रहते हैं, है ना। तो यह है इसकी रिक्तिकाएं।
ठीक है। और ये इसका केंद्रक, केंद्रक को फिर से उसी प्रकार जिस प्रकार अपन ने जंतु कोशिका में बनाया उसी प्रकार इसको भी बनाना है दोस्तों। ये हो गया केंद्रक। ठीक है दोस्तों, केंद्रक बना दिया। केंद्रक को ध्यान रखना है, इसमें साइड में बनाना है, उसमें केंद्रक क्या होगा, मध्य में होगा। इसमें रिक्तिकाएं एक दो बना देता हूं दोस्तों, जैसे ये लो, इसमें छोटी छोटी होती है, उसमें बड़ी होती है, इसको भी मैं नाम दे देता हूं रिक्तिका, वैक्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो दोस्तों, जो ये केंद्र है तो उसके अंदर अपन को क्या करना है, केंद्रक द्रव्य भरना है। तो इसमें पहले केंद्रक द्रव्य भर देते हैं। ये है इसमें केंद्रक द्रव्य, यानी केंद्र के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, और कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या बना देते हैं दोस्तों, जीव द्रव्य। बहुत ही आसान है दोस्तों, पढ़ाई करना कभी हार्ड नहीं होता। पढ़ाई करने वाला क्या करता है, उसके लिए दिन और रात छोटे पड़ जाते हैं। अगर वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो एक लय बनाकर पढ़ा करो दोस्तों, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए कोई बहाना नहीं चलता। बहाने उनके लिए होते हैं जो नाकाम लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने बनाई रिक्तिका। अब हम बात करते हैं कुछ अंगकों की, यानी जैसे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये क्या करता है, कोशिका को शक्ति प्रदान करता है। तो पादप कोशिका को भी शक्ति चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी उपस्थित होगा, तो इसमें भी बना देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों जैसे लाइसोसोम है तो लाइसोसोम इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आत्मघाती थैली नहीं पाई जाती है दोस्तों। अब अपन क्या करते हैं, तारककाय। तो तारककाय जो होते हैं दोस्तों वो विकसित पादप कोशिका में पाए जाते हैं, विकसित में नहीं पाए जाते, मतलब जो पौधा छोटा होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि छोटे पौधे में क्या होता है दोस्तों, कोशिका विभाजन ज्यादा होता है क्योंकि वो बड़ा हो रहा होता है, और जो विकसित पौधा होता है उसमें कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है, इसलिए तारककाय नहीं पाए जाते। उसमें सेल्स प्लेट ही क्या करती है, कोशिका विभाजन कर देती है। अब हम दोस्तों गोल्जिका इसमें बनाएंगे। गोल्जिका दोनों में पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये बना देते हैं दोस्तों गोल्जिका। ठीक है, ये बना दिया हमने गोल्जिकाय। अब हम बनाएंगे अंतर्द्रवी जालिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम यहाँ से अंतर्द्रवी जालिका शुरू करते हैं दोस्तों। ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक इधर बना देते हैं दोस्तों, ये भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। दोस्तों देखो, जंतु कोशिका में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है और पादप कोशिका में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। अब इसमें कुछ मुक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना देते हैं दोस्तों, इधर। अब मैंने आपको जिस प्रकार पादप कोशिका में जंतु कोशिका में बताया, उसी प्रकार पादप कोशिका में भी आपको क्या करना है दोस्तों, दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनानी है। एक तो स्मूथ और एक खुरदरी। स्मूथ में क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और जो खुरदरी होती है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, सरफेस पे, जो सतह होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये हो गई दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमने जो गोल्जिका बनाया दोस्तों, या जो पादप कोशिका का गोल्जिका होता है दोस्तों, उसको डिप्टियोसोम बोलते हैं। और डिप्टियोसोम क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, गोल्जिका अल्प विकसित होता है या कम विकसित होता है या छोटा पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिप्टियोसोम बोलते हैं। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमने बना दिया दोस्तों। अब ये जो राइबोसोम है, ये इसमें मुक्त रूप से, उसी प्रकार इसमें भी मुक्त रूप से पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये मुक्त रूप से हमने राइबोसोम बना दिए। ठीक है दोस्तों। अब जो पादप कोशिका होती है उसमें एक ऐसा लवक पाया जाता है दोस्तों, जिसे हरित लवक बोलते हैं। वैसे लवक तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, है ना, वर्णित, अवर्णित और है ना क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक बोलते हैं। तो इसमें कौन से प्रकार का ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक क्या करता है दोस्तों, पादपों का हरा रंग बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये दोस्तों हमने इसमें हरित लवक बना दिया दोस्तों। आपको जहां भी जगह खाली दिखे वहां पे हरित लवक बना दो। ये बना दिया हमने हरित लवक। तो दोस्तों अब लगभग हमारी जो कोशिका है वो संपन्न हो चुकी है।
यानी इसमें लाइसोसोम पाए नहीं जाते। हमने गोल्जी काय बना दिया जिसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, अल्प विकसित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है ना, शक्ति की आवश्यकता होती है। और शक्ति कौन देता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो राइबोसोम होते हैं वो एटीएस दोनों में बना दिया है, क्योंकि दोनों ही क्या है, बहुत ही बड़ी कोशिकाएं हैं दोस्तों। जैसे पादप कोशिका भी वैसे बड़ी है, आकार में भी जंतु कोशिका से बड़ी होती है, तो इसमें भी एटीएस और इसमें भी एटीएस, दोनों में हमने कोशिका झिल्ली बनाई। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। तो अब हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, नामकरण कर देते हैं। जैसे दोस्तों इसकी जो बाहरी परत होती है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं दोस्तों। ये हो गई कोशिका भित्ति। और जो दोस्तों इसमें आंतरिक परत है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये है कोशिका झिल्ली दोस्तों। अब जो ये है ये क्या है, वैक्यूल, इसको रिक्तिका बोलते हैं दोस्तों, बड़ी रिक्तिका। इसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, ये रिक्तिका हो गई दोस्तों। ये है लवक, जिसमें कौन सा लवक है, हरित लवक। ये हो गया दोस्तों हरित लवक। ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों यह अंतर प्रदवी जालिका जो दोनों में पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसका शॉर्ट नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों। और ये जो टू टाइप की होती है, जैसे एक तो होती है SER, एक RER। दोस्तों SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नीचे लिख देता हूं दोस्तों, स्मूथ और यहां पे रफ, ठीक है दोस्तों। और ये जो आपको ER दिख रहा है इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ का मतलब होता है दोस्तों चिकनी और रफ का मतलब होता है खुरदरी, ठीक है दोस्तों। नोट्स बनाते वक्त आप अच्छे से बनाना, मैं आपको कम टाइम में ज्यादा मैटर देने के लिए जल्दी आगे चल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब हमारे हरित लवक हो गया दोस्तों, ये सभी हरित लवक है, ठीक है। अंतर्द्रवी जालिका होगी दोस्तों। अब ये है हमारे केंद्रक। केंद्रक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है दोस्तों, तो ये केंद्रक। अब दोस्तों जो केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा है वो कौन सा है, केंद्रक द्रव्य, ठीक है दोस्तों। ये हो गया केंद्रक द्रव्य। अब हम बात करते हैं इसमें कोशिका द्रव्य की। तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, पूरी कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो ये हो गया दोस्तों कोशिका द्रव्य, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका कोशिका द्रव्य। दोस्तों ये जो गोल्जिकाएं है इसमें अल्प विकसित होते हैं, इसलिए मैं गोल्जिकाएं के कोष्टक में डिक्टियोसोम भी लिख रहा हूं, क्योंकि इनको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। गोल्जिकाएं इनको डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम भी बोलते हैं दोस्तों। ये तो हुए हमारे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के नामांकित चित्र। अब हम दोस्तों इनके मध्य अंतर की बात करेंगे, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप अपनी नोटबुक में अच्छे से इनको नोट कर सके और अच्छे से इनका चित्र बना सके। और अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है कि चित्र किस प्रकार बनाना है, तो आप वीडियो को रिवाइज करके अच्छे से स्लो मोशन में देखिए। अब हम अंतर की बात करते हैं। इधर फिर से मैं जंतु कोशिका लिख रहा हूं दोस्तों, और उस साइड पादप कोशिका। दोस्तों हमने जिस प्रकार संरचना बनाई, नामांकित चित्र बनाया, उस हिसाब से आपको वैसे तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छा मैटर देने के लिए और नोट्स अच्छे से बनवाने के लिए यहाँ पे अंतर अलग से लिखा रहा हूं, तो इनको भी नोट कर लेना दोस्तों। जैसे पहला अंतर, हम दोस्तों इनकी आकृति की बात करते हैं। आकृति दोस्तों, इसकी आकृति क्या होती है, गोल।
गोली देखी थी दोस्तों। और इसकी आकृति किस प्रकार की होती है दोस्तों? इसकी आकृति होती है दोस्तों चौकोर। अब दोस्तों बात करते हैं आकार की। ये आकृति हुई, अब आकार। दोस्तों जंतु कोशिका का आकार क्या होता है? पादप कोशिका से छोटा होता है, तो यहां पे अपन लिखते हैं छोटा। और इधर क्या है आकार दोस्तों? बड़ा। ये हुआ आकार दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसमें भी पाई जाती है, कॉमन पॉइंट है। पहले देखो दोस्तों, मैं आवरण से शुरू कर रहा हूं। आवरण, इनका आवरण, इसका गोल, उसका चौकोर। आकार की बात कर ली। अब हम बाहर से क्या ले रहे हैं? कोशिका झिल्ली ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। तो पहला अंतर यही लिखते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति अनुपस्थित। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है दोस्तों? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति का मतलब जैसे पादपों के बाहर जो छाल वगैरह पाई जाती है, मतलब दृढ़ दृढ़ होती है, इसके अंदर जो बाहरी जो झिल्ली होती है वो दृढ़ होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है दोस्तों? उपस्थित। उपस्थित। अगला अंतर देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका को साफ करने के लिए लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है दोस्तों। तो इसमें लाइसोसोम लाइसोसोम दोस्तों कोष्टक में लिख रहा हूं आत्मघाती थैली। तो आप इसका कारण लिख लेना कि आत्मघाती थैली क्यों होती है। आत्मघाती थैली इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिसके कारण ये जैसे ही थैली फट जाती है, फटने के कारण पूरी की पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं दोस्तों? उपस्थित होते हैं। उपस्थित। और दोस्तों जो पादप कोशिका है उसमें अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित। अब जैसे पांचवा पॉइंट है दोस्तों। पांचवा पॉइंट, जैसे जंतु कोशिका होती है दोस्तों, हमारे जो स्किन का कलर है वो किसी का जैसे ब्लैक होता है, किसी का ग्रे होता है, अलग अलग होता है, मतलब जैसे भूरा होता है, किसी का जैसे लाइट होता है। तो इनमें क्या होता है? पादप कोशिकाओं में कोई अलग अलग कलर नहीं होता, वो तो वर्णकों के कारण होता है। यानी इसमें क्या होता है? लवक पाए जाते हैं। लवक तीन प्रकार के होते हैं, वर्णक, वर्णित, अवर्णित और हरित लवक। यानी ज्यादा इसमें कौन सा पाया जाता है? हरित लवक। वर्णित में क्या होता है दोस्तों? वर्णक उपस्थित होते हैं। अवर्णित में वर्णित अनुपस्थित होते हैं। और लवक में क्या होता है दोस्तों? वह पादपों का हरा रंग रखने में सहायक होता है। तो इसमें हरित लवक क्या होता है दोस्तों? अनुपस्थित। हरित लवक, सॉरी दोस्तों, हरित लवक लिख रहा हूं, हरित लवक अनुपस्थित। और उसमें क्या होता है दोस्तों? हरित लवक उपस्थित। ये तो हुई दोस्तों हरित लवक की बात। अब हम देखो दोस्तों, इसमें हमने पढ़ा था कि केंद्रक क्या होता है? साइड में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके में क्या होता है? रिक्तिका या तो अल्प विकसित होती है या छोटी होती है। तो लिखो रिक्तिका छोटी या अनुपस्थित। ठीक है दोस्तों। उसमें क्या होता है? रिक्तिका बड़ी होती है पादप कोशिका से। रिक्तिका बड़ी। ठीक है दोस्तों। अब रिक्तिका बड़ी होगी तो उसका केंद्रक क्या होगा? साइड में। इसमें रिक्तिका छोटी होगी तो दोस्तों क्या होगा? केंद्रक मध्य में। तो लिखो दोस्तों इसका केंद्रक, केंद्रक मध्य में लिख रहा हूं दोस्तों, केंद्रक मध्य में होता है।
इसमें दोस्तों केंद्रक साइड में होता है। साइड में होता है। ठीक है दोस्तों, केंद्रक साइड में होता है। अब एक और अंतर, यानी जो गोलजिकाएं, इसमें जो गोलजिकाएं उपस्थित होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? विकसित गोलजिकाएं उपस्थित होते हैं। और पादप कोशिका में जो गोलजिकाएं उपस्थित होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। तो मैं इसमें यह अंतर भी लिख रहा हूं, गोलजिकाएं विकसित, विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा? अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित होते हैं दोस्तों, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। दोस्तों एक बार आप इतने अंतर का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के अंतर और जो कॉमन पॉइंट है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, उतने अंतर हो गए। अब हम आगे के अंतर की बात करते हैं दोस्तों। जैसे इधर लिखता हूं मैं फिर से जंतु कोशिका, और इधर है पादप कोशिका। ठीक है दोस्तों, उतने अंतर हो गए थे। अगला अंतर हमारा 9वां पॉइंट। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला, है ना, उपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, सीलिया, इन्हें बोलते हैं पक्षमाभ, और फ्लैजिला, इन्हें बोलते हैं कक्षाभिका। ठीक है दोस्तों, यानी सीलिया, फ्लैजिला, पक्षमाभ और कक्षाभिका ये उपस्थित होते हैं, और जबकि इसमें अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों ये तो हुए हमारे मेन इनके अंतर। अब इनमें कॉमन पॉइंट, जैसे दोस्तों कॉमन जो है ना कोशिकाएं होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यानी जो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमन चीजें लिख रहा हूं। यानी देखो दोस्तों, दोनों में क्या होता है? झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित होती है दोस्तों। ठीक है, अगला, दोनों कोशिकाओं को शक्ति की आवश्यकता होती है। दोनों में क्या होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, दोनों में राइबोसोम, कौन सा दोस्तों? राइबोसोम एटीएस। ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? एटीएस। ठीक है दोस्तों, दोनों में क्या होता है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दोनों प्रकार की, खुरदरी व चिकनी। ठीक है, खुरदरी व चिकनी। ठीक है दोस्तों, जो खुरदरी होती है उसकी सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जो चिकनी होती है उसकी सतह पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया अंतःप्रदवी जालिका। अब दोस्तों और इसमें क्या कॉमन होता है? जैसे दोस्तों केंद्रक, केंद्रक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अब अपने क्या है दोस्तों, जैसे इनमें क्या होता है, दोनों कोशिकाओं के अंदर तारक काय मौजूद होता है, तो तारक काय। अब दोस्तों तारक काय की बात बताता हूं आपको कि जो तारक काय है वो जंतु कोशिका में क्या होता है, विकसित होता है यानी प्रेजेंट होता है, लेकिन पादप कोशिका में छोटे पादपों में उपस्थित होता है और बड़े पादपों में अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े पादप है उनको विभाजन की कम आवश्यकता होती है, इसलिए उनके विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों, प्लेट्स कोशिकाएं, ठीक है ना, सेल्स प्लेट बोलते हैं जिनको, तो वह है ना उत्तरदायी होती है, इसलिए वह कोशिका विभाजन करती है। जबकि जंतु कोशिका में कौन करता है कोशिका विभाजन, तारक काय। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लेना। और एक कॉमन पॉइंट दोस्तों, गोल्जी काय। ये हो गया दोस्तों गोल्जी काय। अब जो गोल्जी काय है दोस्तों, वो जो जंतु कोशिका में होता है वो तो क्या होता है, विकसित होता है, जबकि पादप कोशिका में क्या होता है, अल्प विकसित होता है, जिसे डिक्टियोसोम बोलते हैं। ये मैंने अभी जो अंतर लिखवाए थे उसमें लिखवा दिया। तो दोस्तों ये जो लाल पेन के अंदर जितने भी है, ये क्या है दोस्तों, कॉमन पॉइंट है। ये है कॉमन, ठीक है, कोशिकांग, कॉमन पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है, कॉमन पार्ट्स ऑफ सेल या कॉमन कोशिकांग। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम इन कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर कक्षा की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद दोस्तों।